यह कहानी कोरिया के सबसे हाई एंड वीआईपी शॉपिंग सिस्टम की है, जहां ग्राहक आम लोगों की तरह एक एक कपड़ा चुनकर ट्रायल नहीं करते। यहाँ उनके लिए टॉप फैशन मॉडल्स कपड़े पहनकर लाइव प्रेजेंटेशन देते हैं। लाइट्स डिम होते ही एक प्राइवेट वीआईपी फैशन शो शुरू हो जाता है। मैनेजर को सिर्फ ग्राहक के एक्सप्रेशन देखकर समझना होता है कि उसे असल में क्या पसंद है। करीब 40-50 आउटफिट्स देखने के बाद एक अमीर महिला ने आखिरकार एक बेज कलर का छोटा ब्लेजर चुना, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसका बटन बंद ही नहीं हो रहा था। मैनेजर तुरंत स्टाफ को बड़ा साइज लाने को कहता है, लेकिन महिला थोड़ी चिढ़ जाती है। वो कहती है, क्या मैं मोटी हो गई हूँ? ये ब्रांड छोटे साइज क्यों बनाता है? पूरा माहौल थोड़ा टेंशन में आ जाता है। असल में ये सब सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन था। वीआईपी डिपार्टमेंट अगले दिन आने वाली एक बेहद मुश्किल क्लाइंट के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि रियल लाइफ में सिचुएशन और भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है। जेन शान, जो अभी स्टार सिटी डिपार्टमेंट स्टोर की वीआईपी टीम में प्रमोट हुई थी, उसकी जिम्मेदारी थी कि हर वीआईपी क्लाइंट की हर जरूरत पूरी हो। यहाँ तक कि कई बार उन्हें सॉरी बोलने के लिए झुकना भी पड़ता था। अचानक कंपनी से रेड अलर्ट आता है। एक बहुत बड़ी अमीर कारोबारी महिला जल्द ही जेल से रिहा होने वाली है। रिपोर्ट्स में दिखाया गया था कि गिरफ्तारी के वक्त उसने बहुत ही खराब चप्पलें पहनी थी, जिससे उसकी इमेज खराब हुई थी। अब उसकी सबसे बड़ी डिमांड थी, रिहाई के दिन उसे बिल्कुल परफेक्ट जूते चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो शूज देश में मौजूद ही नहीं थे। उन्हें शाम 6 बजे तक जेल पहुंचाना जरूरी था, वरना कंपनी ये बड़ा क्लाइंट खो देती। टीम लीडर शॉन तुरंत काम बांटता है। मीना और लीजा को इंटरनेशनल सोर्सिंग के लिए भेजा जाता है और जेन शान को पूरी सिचुएशन संभालने और बैकअप तैयार रखने की जिम्मेदारी मिलती है। जेन शान सीधे जेल पहुंचती है। वहाँ अमीर महिला अपने वकीलों से बहस कर रही होती है। वकील समझाते हैं कि केस की हाई मीडिया कवरेज की वजह से रिलीज में दिक्कत आ सकती है, लेकिन महिला साफ कह देती है, अगर शाम 6 बजे तक मैं बाहर नहीं निकली तो तुम सबकी नौकरी खत्म। तभी जेन शान बीच में आती है। वो शांति से पूरी सिचुएशन समझाती है और बताती है कि शूज अभी विदेश में ढूंढे जा रहे हैं और अगर वो समय पर नहीं मिले तो कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी तैयार हैं। लेकिन ये सुनकर महिला और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसका जवाब साफ था, मुझे सिर्फ वही शूज चाहिए, कोई समझौता नहीं। उसी वक्त कंपनी को जापान की ब्रांच में स्टॉक मिल जाता है, लेकिन इंपोर्ट और कस्टम क्लियरेंस की वजह से प्रक्रिया और जटिल हो जाती है। जेन शान खुद जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है, लेकिन बारिश और ट्रैफिक की वजह से डीले का रिस्क बढ़ जाता है। तभी जेन शान सबको चौंका देती है। वो एक हाई स्पीड बाइक चलाकर खुद डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने निकल पड़ती है। उसका ये दूसरा प्रोफेशनल साइड देखकर टीम भी शॉक में आ जाती है। काफी मेहनत के बाद डॉक्यूमेंट्स समय पर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा झटका लगता है। जेल में उसी अमीर महिला की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। वो अपने आखिरी समय में भी वो लिमिटेड एडिशन शूज नहीं पहन पाई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब कंपनी के सामने एक नया वीआईपी केस आ जाता है। एक और बेहद अमीर और मुश्किल क्लाइंट शॉपिंग के लिए आती है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार और भी ज्यादा डिमांडिंग होता है। वो स्टाफ के काम को टेस्ट करती है और छोटे छोटे मुद्दों पर उन्हें जज करती है। इसी बीच एक गलती की वजह से एक कस्टमर के साथ भेदभाव हो जाता है, जिससे वो नाराज होकर स्टोर छोड़ देती है। अब मामला बड़ा बन जाता है। जांच के दौरान पता चलता है कि असली वीआईपी कस्टमर को गलत तरीके से ट्रीट किया गया था और पूरी टीम की प्रोफेशनल साख पे सवाल उठ जाते हैं। इसी बीच एक नई लड़की यूली, जो अभी नई ज्वाइन हुई थी, अपनी सादगी और ईमानदारी से एक अलग ही इंप्रेशन छोड़ती है। एक बहुत अमीर क्लाइंट उससे बात करती है और धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि वो अपनी असली लाइफ और दिखावे के बीच फंसी हुई है। यूली पूछती है, क्या सच में हमें अच्छा बनने के लिए किसी रोल में ढलना जरूरी है? ये सवाल उस अमीर महिला को अंदर तक हिला देता है। धीरे धीरे कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां वीआईपी सिस्टम की सच्चाई और इंसानियत के बीच टकराव साफ दिखने लगता है और अब कंपनी के अंदर ही एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है।